नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 21 फरवरी 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का एक वीडियो होगा। वीडियो अब रेगुलर रहेगा, अब गैप नहीं होंगे आपके लिए और रेगुलर ही पढ़ेंगे चीज़ों को। मेंस के लेकर भी वीडियोज़ आएंगे, IR के, GS2 के, इनके भी वीडियो जो आपको मिलेंगे। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के ऑर्डर स्टे लगाया है और बोला है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। किस सेंस में है कि लोकपाल को ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो हाई कोर्ट के जज के ऊपर में कोई सुनवाई करे। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, यानी कि खुद से ही संज्ञान में लिया था और खुद से ही इस केस पर विचार करने के पश्चात स्टे लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस न्यूज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। अगर न्यायपालिका पर कार्यपालिका का या कोई भी बॉडी का हस्तक्षेप बढ़ता है तो किस आर्टिकल का उल्लंघन होता है? आर्टिकल 50 में ये कहा गया है कि न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका और विधायिका से अलग रहेगी। इसका उल्लंघन होता है, इसका हम लोग अध्ययन आज करेंगे। इसके साथ ही कतर के जो सुप्रीम लीडर हैं वो भारत आए हुए हैं और भारत और कतर के बीच में सामरिक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। अगर आपको याद हो, भारतीय नेवी के 7 करीब में जवानों को कतर में मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उनको रिहा कर दिया गया और सुरक्षित रूप से अपने घर वापस आ गए थे। भारत और कतर के संबंध हमेशा से ही शानदार रहे हैं। ख़ास तौर से कतर के जो प्रिंस की, कतर के जो राज परिवार है, कतर का जो राज परिवार है, कतर का राज परिवार और भारत सरकार के बीच में संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। वहाँ पर राज परिवार एक है और एक कार्यकारी बॉडी है जो काम करती है, जो सरकार संभालती है। राज परिवार जो है वहाँ का, जो जिस प्रकार से यूनाइटेड किंगडम में है ना, उसी प्रकार से वहाँ पर उसको सुपरमेसी हासिल है। उस संबंध का भी आज हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। उसके अलावा आर्टिकल 101, आवाज़ अगर मेरी अजीब सी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आर्टिकल 101 का भी अध्ययन करेंगे। आर्टिकल 101 के चौथे सेक्शन में कहा गया है कि अगर कोई संसद सदस्य बिना ये जानकारी दिए हुए कि हम किस लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं, अगर सदन की कार्रवाई में पार्टिसिपेट नहीं होता है तो उसकी जो सदस्यता है वो जा सकती है। इसका भी अध्ययन करेंगे आज हम लोग। अमृतपाल का नाम आपने सुना होगा, खालिस्तानी आतंकवादी जो पाकिस्तान बोल रहा हूँ, जो पंजाब में इलेक्शन लड़ा और जीत भी गया। उसी के समक्ष में वो न्यूज़ है, उसी कारण से वो न्यूज़ है, उसका भी अध्ययन करेंगे हम लोग। एक एक करके देखते चलते हैं कौन कौन से न्यूज़ और जल्दी से वीडियो को एंड करते हैं। देखिए पहला न्यूज़ कौन सा? देखिए यही है न्यूज़। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जिनका भी मेंस एग्जामिनेशन है, आपका एग्ज़ाम का डेट आ गया है। PT एग्ज़ाम, री एग्ज़ाम को लेकर जो भी घटनाक्रम चल रहा है उससे खुद को थोड़ा सा दूर रखकर कृपया मेंस की तैयारी कीजिएगा। 20 तारीख को अगर आया है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम 20 तारीख को होगा। जिनका PT नहीं हुआ है कृपया करके वो भी पढ़ाई पर फोकस करें। री एग्ज़ाम का आंदोलन हो रहा है, अगर उसमें भी कुछ अच्छा होता है तो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अपने पढ़ाई के साथ समझौता न करें। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो है ये परेशान करने वाला फैसला है, जिसमें लोकपाल या लोकायुक्त एक्ट 2013, कौन सा? लोकायुक्त एक्ट 2013, इसकी चर्चा की गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ सुनवाई सुनने का अधिकार लोकपाल को नहीं है। इस ऑर्डर पर उसने स्टे लगाया है। तो जरा इसका हम लोग देखेंगे और इस एक्ट को देखेंगे जो 2013 में लाया गया। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा ऑनलाइन बोला है, संविधान लागू होने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संवैधानिक अधिकारी हैं, न केवल वैधानिक प्राधिकारी, जैसा कि लोकपाल ने निष्कर्ष निकाला था। मेहता ने कहा कि और प्रत्येक न्यायाधीश उच्च न्यायालय है। इसमें यह चीज़ कहा गया है कि लोकपाल का जो हम एक्ट पढ़ते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि लोकपाल जो है वो वैधानिक अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई कर सकता है। संवैधानिक अधिकारी जो होते हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं कर सकता है। इसका हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि क्या है वो एक्ट, क्या इसमें कहा गया है और क्या निष्कर्ष निकलता है इसका। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013। चयन कैसे होता है लोकपाल का?
जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा विपक्ष के नेता, भारत के CJI कितने लोग हो गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, लोकसभा विपक्ष के अपोजिशन के नेता हो गए, उसके अलावा भारत के CJI हो गए। ठीक है, कितने लोग हो गए, 1 2 3 और 4, यानी कि जब भी फैसला होगा तो 3:1 का फैसला होगा। यानी कि लोकपाल को चुनने में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि सरकार का ही दबदबा होगा। यहाँ पर यह भी है कि लोकपाल को जो चुना जा रहा है उसमें कार्यपालिका और विधायिका का हस्तक्षेप है। ओके, अधिकार क्षेत्र देखिए क्या है। अधिकार क्षेत्र प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, समूह A, B, C और D के सरकारी कर्मचारी शामिल होते हैं। इन सभी पर कार्रवाई किया जा सकता है लोकपाल के द्वारा। इसमें देखिए कहीं पर भी जज वगैरह के नाम है नहीं है। ओके, अगला है संरचना। इसमें एक अध्यक्ष, अधिकतम 8 सदस्य होते हैं लोकपाल में, जिनमें आधे न्यायिक सदस्य होते हैं। 50% सदस्य SC से, ST से, OBC से, अल्पसंख्यक से और महिला से संबंधित होंगे। 8 में से 4 जो हैं SC, ST, OBC और एक महिला सदस्य होगी। ओके, इसके पास अधीक्षण की शक्ति है। लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI सहित किसी भी जांच एजेंसी को निर्देश दे सकती है कि आप इस आदमी की जांच कीजिए। विदेशी अंशदान अधिनियम 2010, विदेशी अंशदान अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्राधिकार में प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए से अधिक का विदेशी दान शामिल हो, उन सभी की जांच भी लोकपाल कर सकते हैं। अन्ना आंदोलन याद है आपको, लोकपाल को लेकर जो हुआ था, उसी लोकपाल की हम लोग बात कर रहे हैं। अधिनियम के प्रभावी होने के 365 दिनों के भीतर राज्य विधान के माध्यम से लोकायुक्त संस्थानों की स्थापना करने की आवश्यकता है और ये कई सारे राज्यों में स्थापित भी किया गया है। लोकपाल व लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2016 अब हम लोग पढ़ेंगे। यह संशोधन सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा परिसंपत्तियों और देनदारी की रिपोर्टिंग के संबंध में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में परिवर्तन करता है। 2013 का जो मूल एक्ट है उसे परिवर्तन किया गया 2016 में। मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति में दरअसल में हुआ क्या, जब ये एक्ट लाया गया, एक्ट लाने के पश्चात से 2014 में इलेक्शन हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी को 10% भी सीट नहीं मिला। तब ये हुआ कि भाई चुनने में नेता विपक्ष कोई है ही नहीं, नेता विपक्ष अगर नहीं है तो लोकपाल को चुना कैसे जाएगा, इसलिए 2016 में संशोधन किया गया। अगर नेता विपक्ष नहीं है मान्यता प्राप्त, तो जो सबसे बड़ा दल होगा उसके नेता जो हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को लोकपाल का चयन करने वाली चयन समिति का सदस्य बनने की अनुमति देता है। इसीलिए पहले लोकायुक्त जो हैं, लोकपाल जो बनाए गए पिनाकी चंद्र घोष जी, वो आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि पहले चयन ही नहीं हो पा रहा था। यह विधेयक अधिनियम की धारा 44 को संशोधित करता है। मूल रूप से सरकारी अधिकारियों के लिए अपनी सरकारी सेवा शुरू करने के 30 दिन के भीतर अपनी संपत्ति और देनदारी की रिपोर्ट करने की आवश्यकता संबंधित है कि जब से आप सेवा शुरू करेंगे अपने संपत्ति का ब्यौरा समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। संशोधन की धारा 40 में 30 दिन की समय सीमा समाप्त हो जाती है। सार्वजनिक अधिकारी सरकार द्वारा उल्लेखित अपनी परिसंपत्ति और देनदारी की रिपोर्टिंग करेंगे। अब ये 30 दिनों की सीमा को समाप्त कर दिया गया है और वो उचित समय पर अपना सारा कुछ विवरण दे सकते हैं। CBC कार्य के संबंध में परिवर्तन। CBC क्या है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये एक प्रकार का जांच, सरकारी कर्मचारियों की जांच पड़ताल को लेकर भारत सरकार की एक बॉडी है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अधिनियमित होने से केंद्रीय सतर्कता आयोग को स्वतंत्र व सशक्त तरीके से काम करने में मदद मिलेगी। CBC अधिनियम 2003 में धारा 8A, 8B जोड़ी गई, जिससे केंद्र आयोग को केंद्र सरकार के समूह B, C, D, कोई भी समूह ग्रुप B का काम हो, ग्रुप C का काम हो, ग्रुप D का काम हो, के सदस्य केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले निगम, कंपनी कहीं पर भी कोई काम कर रहे हो, उन सभी के जांच का अधिकार CBC को और लोकपाल को मिल जाता है। CBC को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किए गए कथित अपराधों की जांच के संबंध में CBI पर अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि CBI के साथ मिलकर वो काम करेगी और CBI से भी ज़्यादा पावर उसको सरकारी कर्मचारियों के मामले में प्राप्त होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कभी कोई CBC का न्यूज़ नहीं रहता है, चर्चा में कम रहती है बॉडी, क्योंकि पेपर पर ये केवल काम करती है। अगर ये हकीकत में काम करती तो सरकार में इतना भ्रष्टाचार नहीं होता। मंत्री से लेकर सभी जगहों पर आपको भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, सभी को पता होता है, बोलते कोई नहीं है ना। भारत में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा शासन ढांचा क्या है? तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। इसमें संशोधन कब किया गया बंधुओं?
संशोधन 2018। ओके, सीबीआई है, सीबीसी है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम जिसको क्या कहा जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें भी संशोधन किया गया है मोदी जी के आने के पश्चात। 2014 में कोड ऑफ कंडक्ट में भी सरकारी कर्मचारियों किस प्रकार से बिहेव करना है उसमें भी परिवर्तन किया गया है। केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट जिसको कहा जाता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये भी है भ्रष्टाचार निवारण में मदद करती है। पूजा केटकर के जो आपने केस सुना था उस मामले में आपने सुना होगा कि कैट ने क्या किया है, संज्ञान में लिया है और इस चीज़ पर फैसला कर रही है। तो वही ये जांच में आपको बताना था मुझे कि क्यों ये विवाद में चल रहा है। हाई कोर्ट के जज के ऊपर में लोकपाल ने बोला कि हाई कोर्ट के जज के खिलाफ भी हम मामले को सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेहद शर्मनाक है। गला मेरा बहुत ख़राब है, मैं आपको बहुत कुछ समझाना चाहता हूँ, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश किसी जांच के दायरे में नहीं आना चाहिए? क्या न्यायपालिका 100% करप्शन फ्री है? नहीं है फ्री। क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। क्या इस पर एक बॉडी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सबकी जांच करने का अधिकार हो? क्यों इसको बेहद शर्मनाक कहा जा रहा है? क्या लोकपाल एक्ट में, क्योंकि लोकपाल की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हैं और वो एक पक्षीय नहीं है। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका के सहयोग से जब लोकायुक्त चुना जाएगा, लोकपाल चुना जाएगा, तो क्या उनको ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि न्यायाधीशों की भी जांच पड़ताल वो कर सके? ये आपको क्या मैंने बताया, क्रिटिकल एनालाइज, कि भाई किस प्रकार से इसको आप इसमें विपक्ष के पॉइंट को ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल अधिकार होना चाहिए। अगला जो न्यूज है वो है भारत कतर सामरिक साझेदारी। खाड़ी देशों के साथ हमारे संबंध काफ़ी अच्छे हैं। आईआर का ये स्पेशल टॉपिक होगा, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन कुछ ऐसे इशू हैं जिसके कारण से भारत और खाड़ी देशों में हमेशा चुनौतियां बनी रहती हैं। उसमें एक इश्यू है इजराइल। क्या है? इजराइल। दूसरा इशू क्या है? दूसरा इशू है हिंदू मुस्लिम। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अपने देश में अगर कट्टरता, धार्मिकता बढ़ती है तो हमारे संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा क्या है? पाकिस्तान फैक्टर। चौथा क्या है? ईरान का फैक्टर है। ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण से भारत को हमेशा बैलेंस करके चलना पड़ता है। संबंधों में जो उतार चढ़ाव आता है वो इसी कारण से आता है। अमेरिका की यात्रा, जब भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा भी हुई थी, भारत के प्रधानमंत्री जी यूएसए गए, तो वहाँ पर यूएसए ने दबाव बनाया भारत पर कि आपको तेल खरीदना चाहिए हमसे। भारत ने हामी भरी कि हम आपसे तेल खरीदेंगे। अभी हम वर्तमान में इन्हीं देशों से तेल खरीद रहे हैं, खाड़ी देशों से तेल खरीदते हैं हम। इराक से सबसे ज़्यादा लेते हैं, सऊदी अरब, ईरान, कतर से गैस लेते हैं। इन देशों से हम तेल भारी मात्रा में खरीदते हैं। अगर अमेरिका से खरीदेंगे तो ये देश क्या होंगे? नाराज होंगे कि हमसे नहीं खरीद रहा है। भारत की विदेश नीति स्वतंत्र नहीं है। अमेरिकी दबाव में ये इतने दूर जाकर तेल ला रहे हैं, जबकि इनके घर के बगल में हम इनको तेल दे रहे हैं तो ये तेल नहीं ले रहे। ये तो ऐसे हो गया कि गांव का चौधरी बोल रहा है कि हमारा दुकान है, सब लोग इसी से सामान लेंगे, आप अपने पड़ोस के दुकान से सामान नहीं लेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे क्या होगा? आपका पड़ोसी आपसे नाराज हो जाएगा कि हमसे सामान नहीं ले रहा है, इसका ये स्वतंत्र आदमी नहीं है, ये इतना दूर जाकर सामान ला रहा है, या इसके कोई और हित हैं जिसके कारण से हमें इग्नोर कर रहा है। तो क्या होगा? आप कहीं ना कहीं आपकी छवि खराब होगी। ये कुछ क्या है? चैलेंजेज हैं। ऐसे समय में अगर भारत और कतर के संबंध अच्छे होते, मजबूत होते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। कतर जो है उसने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। हमास इजराइल के बीच में भी वार्तालाप कतर में हुआ है, और अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है और यूएसए, इनका भी वार्ता कतर में ही हुआ है। इनके बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। काफ़ी अच्छा शासन आधारित देश है, हमारे साथ संबंध काफ़ी अच्छे हैं इसके, और हमेशा भारत का पक्षधर ही रहा है ये देश। बाकी आईआर है तो उतार चढ़ाव रिलेशन में होते रहते हैं।
कतर के अमीर शेख तमाम बिन हमद अल थानी ने व्यापार, ऊर्जा, निवेश पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के क्रम में भारत का दौरा किया है। वो भारत आए थे और भारत आए हैं, कई सारे चीज़ों पर हमने डील साइन किया है। कतर के अमीर हैं ये, मतलब वहाँ के शासक हैं। दोनों देशों ने व्यापार को दोगुना कर 28 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने और भारत में कतर के निवेश को बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। कतर देखिए छोटा सा देश है, ये क्या है, ये खाड़ी देश कहे जाते थे। और यहाँ पर देखिएगा आपको कतर छोटा सा देश, उसकी कैपिटल दोहा है। कतर की करेंसी यूएस डॉलर से भी ज़्यादा मजबूत करेंसी है। ओके, सामरिक साझेदारी, इसका पड़ोसी देश कौन कौन सा है भाई, क्या पता पूछ ले। कतर का पड़ोसी देश यहाँ पर आपको सऊदी अरब दिखेगा। जलीय पड़ोसी के रूप में यूएई भी है और ईरान भी है और बहरीन भी है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है, सामरिक साझेदारी का मतलब क्या होता है। सामरिक का मतलब होता है स्ट्रेटजिक रूप से हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, यानी कि रक्षा सुरक्षा, इनकी बात करेंगे हम लोग। कतर और भारत ने द्विपक्षीय संबंधों को सामरिक साझेदारी के रूप में बदलने पर प्रकाश डाला है, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश, ऊर्जा और सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना है। द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य, भारत और कतर ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 28 बिलियन, अभी 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, इसको करके कितना करना है, 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना है। 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना है। कतर के निवेश प्रतिबद्धता, कतर के सॉवरेन वेल्थ फंड के तहत भारत में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, एआई, मशीन लर्निंग जैसी चीज़ों में उसने निवेश करने की बात बोली। निवेश का मतलब वो पैसे लगाएगा। दोहरे कराधान से बचाव, डबल टैक्सेशन, कोई आदमी भारत का है, वो कतर में रह रहा है, व्यापार कर रहा है, उसकी कंपनियां भारत में भी हैं, उसको यहाँ भी टैक्स देना पड़ रहा है, यहाँ भी देना पड़ रहा है। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडमेंट एक्ट जब बन जाता है या समझौता हो जाता है तो किसी एक ही देश में टैक्स देगा और उससे साझेदारी बन जाती है इस प्रकार की कि दोनों देशों को नुकसान भी ना हो और ऐसा भी ना हो कि व्यापारी को नुकसान हो जाए। ओके, और ये भी बोला गया है कि आने वाले समय में भारत और कतर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी साइन कर सकते हैं। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद, जिसमें कतर भी शामिल है, के बीच एफटीए के लिए बातचीत चल रही है। कतर में भारत एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई, अपना जो यूपीआई टेक्नोलॉजी है जिसके तहत में आप पेमेंट करते हो, डिजिट डालकर स्कैन करके 10 सेकेंड में बैंक टू बैंक, ये वहाँ पर लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। गिफ्ट गुजरात में जो फाइनेंस सिटी है के माध्यम से भारत में कतर के नेशनल बैंक की उपस्थिति के विस्तार पर भी चर्चा की गई है कि भारत का जो यूपीआई है वो दुनिया का सबसे अच्छा पेमेंट के लिए ऐप है या तकनीक है, उसको वो कतर भी अपनाएगा। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, भारत ने 2 स्टेट सॉल्यूशन के प्रति अपना समर्थन पुष्ट किया है कि भारत केवल इजराइल को ही नहीं बल्कि एक शांतिपूर्ण और सही देश फिलिस्तीन को भी मान्यता देता है। भारत हमेशा 2 स्टेट देश की बात करता है, 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है कि केवल इजराइल ही नहीं होना चाहिए, केवल फिलिस्तीन ही नहीं होना चाहिए, दोनों ही होना चाहिए। ऊर्जा सहयोग, वित्त वर्ष 22-23 में कतर भारत में तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि एलपीजी 48%, पेट्रोलियम का 29% का स्थिर आपूर्ति करता रहा है। हमने वहाँ से बड़ी मात्रा में खरीदा है। आपके भी घर में हो सकता है गैस जो हो वो वहाँ से आया हुआ हो। जैसे जैसे भारत स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, हम दोनों के रिलेशन और भी मजबूत हो रहे हैं। कतर भारत के लुक ईस्ट पॉलिसी सामरिक सहयोग में लिंक एंड वेस्ट में परिवर्तित किया है। ई में एक प्रमुख साझेदार है। ऊर्जा सुरक्षा व्यापार को बढ़ाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत सहित जीसीसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है। भारत भी उसमें कर रहा है और उसने भी सहयोग किया। भू राजनीतिक महत्व, अफगानिस्तान और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष जैसे प्रमुख मुद्दों पर भी भारत और कतर जो हैं वो एक दूसरे के हितों को साझा करते हैं और एक दूसरे के हितों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और दोनों एक मत भी हैं कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। मध्य पूर्व शांति प्रयासों में कतर के अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध भारत को क्षेत्रीय मुद्दों पर अमेरिका के साथ सहभागिता के लिए मंच प्रदान करेगा कि भारत भी इन मंचों का उपयोग करके शांतिपूर्वक विश्व बनाने में योगदान दे सकता है। आतंकवाद रोधी सहयोग,
भारत और कतर आतंकवाद और उग्रवाद का सामना करने हेतु समान हितों को साझा करते हैं। कतर का रणनीतिक स्थान खाड़ी में आतंकवाद रोधी और समुद्री सुरक्षा पर भारत के सहयोग को सक्षम बनाना है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र 2022-23 में भारत के कुल कच्चे तेल की मांग का 55.3% पूरा करता है। 55.3% पूरा करता है ये। भारत कतर द्विपक्षीय संबंध, रक्षा सहयोग की हम लोग बात करें तो रक्षा संबंधों में प्रशिक्षण, भारत में कई सारे जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है वहाँ पर कतर के सैनिकों को ट्रेनिंग भी दिया जाता है। नौसैनिक यात्राएं, द्विवार्षिक दोहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी सम्मेलन में भागीदारी और द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायरी अल बहर शामिल हैं। ये सब क्या है, हमारे रक्षा सहयोग को दिखाते हैं। 2022-23 से भारत और कतर के बीच में 14.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर व्यापार रहा है, जो और भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। LPG, रसायन, सभी चीज़ों के हम लोग व्यापार करते हैं। भारत जो है कतर के लिए 3 सबसे बड़े निर्यात केंद्र में से एक है, चीन और जापान के पश्चात से। कतर में 15,000 से अधिक भारतीय कंपनियां कार्यरत हैं, जिनमें भारतीय फर्मों द्वारा 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश भी किया गया है। और भारत के 8,35,000 से भी ज़्यादा बड़ी समुदाय कतर में निवास करते हैं, जो वहाँ की जनसंख्या का 27% क्या है, तो भारतीय है। लगभग में हर तीसरा आदमी वहाँ पर भारतीय है कतर में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कतर भारत के लिए मायने रखता है। एक और न्यूज़ मुझे पढ़ाना था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101, लेकिन आपको स्थिति पता ही चल रही है आवाज़ से। मैं इसको अगले वीडियो में पढ़ा दूंगा और आई होप आप सभी पढ़ रहे होंगे। आज से रेगुलर हो जाएगा हर चीज़, तो उसकी टेंशन ना ले। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।